जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 83। आज के लेक्चर में पहले हम क्विज़ कंडक्ट करवाएंगे, मेंटी क्विज़, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ स्टडी किया है उसकी टेस्टिंग होगी। और फिर चैप्टर 7 का लास्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, ईएसजी फ्रेमवर्क। ईएसजी फ्रेमवर्क क्या है, इसमें हमने क्या सीखेंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्विज़ लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए। अच्छा, इसमें हो सकता है गालबन कुछ प्रीवियस टॉपिक जो थे होम असाइनमेंट में उनकी भी टेस्टिंग हो, मे बी। स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन, हाँ सीआरएन लिख लीजिए। लिख लिया सीआरएन? पहला क्वेश्चन ये रहा। जी, लाहौर के पोल्यूशन के बारे में फिगर्स आपको दे रहा है, बताइए। क्लासिफाई करें फुटप्रिंट और एक्शंस भी बताइए। ये फुटप्रिंट क्या है? इजी था, पोल्यूशन। और कैसे एड्रेस किया जा सकता है? हाँ जी, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर का तो कोई कंटेक्स्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, जी ये क्या है? एक्सेसिव वेस्टेज या ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स? एक्सप्लॉइटेशन, करेक्ट। जी, मोबाइल टावर्स के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और इसके लिए स्कूक फंड्स यानी समझ लीजिए डिबेंचर्स इशू किए। क्या जी? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी होगी ना। जी, इस फुटप्रिंट को क्लासिफाई करें। क्या है जी? एक्सेसिव वेस्ट। और क्या रेमेडी क्या होगी इसकी? सर्कुलर का। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? रिड्यूस करे, यूज करे, री और रिसाइकल। क्या कह रहा है? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मुश्किल लगी होगी। कराची का जो साहली इलाका है, कह रहा है उसके करीब कुछ जो थोड़ी सी हल्की दलदली जगह होती है जहाँ पे खुश्की और समंदर मिलते हैं, वहाँ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी होती है।
कुछ कुछ जैसे समझ लीजिए कि एनिमल लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसको क्लियर कर दे जैसा कि उसने इस क्वेश्चन में कहा है, तो वो जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कौन सा इशू होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेम प्लांटेशन हैवी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं। विच एक्शन डस प्रेस्क्राइब? कौन सा एक्शन होगा? रीजनरेटिव फार्मिंग। जी, ये एक्शन किस इश्यू को एड्रेस करेगा? हमने इश्यू डिस्कस, हाँ जी, इश्यू डिस्कस किए थे ना। स्ट्रक्चर हमारा क्या था? 3 पिलर्स का। हमने पहले कंसेप्ट को 3 पिलर्स में डिवाइड किया, हर पिलर में देखा इश्यूज कौन से हैं और उन इश्यू को हमने रिजॉल्व कैसे करना है। ये जो इश्यू और रेजोल्यूशन है, इसके लिए तैयार रहिएगा कि आप केस स्टडी में इनको टेस्ट करेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट तो मुझे नहीं लग रहा। क्यों कम्युनिटी डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही है इसमें। तो ये एसेंशियल सर्विसेज लग रहा है मुझे। हेल्थ और एजुकेशन एसेंशियल सर्विसेज में क्लासिफाई होती है। जी, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं। कौन सा इशू है जो एड्रेस किया जा रहा है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। नो स्किल ट्रेनिंग पहला तो हो गया। ओके, फर्स्ट और थर्ड लग रहा है मुझे रेलिवेंट है। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कह रहा है जी? फर्नेस इंपोर्टेड कोल फर्नेस ऑयल पे डिपेंड कर रहे हैं। गैस बंद कर ला 3 आर फाइनाइट एंड प्राइसेस कीप्स। अरे, इकोनॉमिक पिलर में चैलेंज क्या है? ये मायोपिया, रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इजी था। अनसस्टेनेबल डेट प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब क्या अनसस्टेनेबल डेट प्रॉब्लम? इसमें होगा क्या कि गवर्नमेंट इतना लेवल ऑफ डेट जो है इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि गवर्नमेंट के लिए उसको रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। क्या करे? दो सजेशंस क्या है? टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाए, यानी ज्यादा लोग टैक्स दें, और फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है, यानी जो यूज के ऊपर फोकस किया जाए, जो एसेंशियल चीजों पे डेट को एक्सपेंस आउट किया जाए, नॉन एसेंशियल पे नहीं। फी साइकिलिंग की कोई रेलेवेंस नहीं है इसमें। सी रेलिवेंट है। कोटा रिजर्व करेंगे तो उसमें तो जाहिर है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अनएम्प्लॉयमेंट सोशल है या एम्प्लॉयमेंट है? एम्प्लॉयमेंट सोशल तो नहीं है ना अनएम्प्लॉयमेंट। पहले वाला तो पोल्यूशन से रिलेट करता है, एग्रीड। दूसरा जो यूथ है वो बेरोजगार है, ये सोशल से रिलेट करता है या इकोनॉमिक से? सोशल से रिलेट करता है, हाँ जी, सोशल से रिलेट करता है। ये अनएबल टू फाइंड वर्क, ये अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना। अनएम्प्लॉयमेंट कौन से पिलर में फॉल करता है? सोशल में, इकोनॉमिक में? इकोनॉमिक में लगता है, हाँ जी, ये इसे सोशल क्लासिफिकेशन गलत है। बोरिंग फार बियॉन्ड फॉर प्रोडक्टिविटी गेन टैग टू इकोनॉमिक पिलर, हाँ जी, बोरिंग ज्यादा होगी, इकोनॉमिक पिलर से रिलेट करता है, ये भी करेक्ट। क्लिनिक एंड स्कूल फंडिंग फॉर वर्कर्स फैमिली टैग टू इकोनॉमिक पिलर, ये तो सोशल से रिलेट करता है क्लिनिक, हाँ जी। तो पहले और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी। जी टॉपर्स की तरफ चलते हैं हम। शाबाश, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। चलिए अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। फूड गवर्नेंस, सोशल एंड गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस का मतलब है कि किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, कोई चोरी शिकारी वारदातें ज्यादा तो नहीं हो रही, जुराइम की तादाद ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, ये गवर्नेंस से रिलेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने यूँ समझिए कि पढ़ लिया है कल ही, यानी ये फैक्टर्स वही हैं जो कल हमने डिस्कस कर लिए थे, आज सिर्फ हमने उसकी मेजरमेंट करना सीखनी है। फैक्टर कोई नया नहीं होगा, ठीक है, मेजरमेंट कैसे करना सीखनी वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
उससे पहले आपके साथ शेयर करूँ, हमारी जो लास्ट क्लास होगी वो होगी संडे को। शाबाश, बिल्कुल ठीक, संडे को क्लास होगी। संडे को क्लास होगी मॉर्निंग में तकरीबन 10 बजे के करीब, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक वगैरह मिला के कोई उसमें आधे घंटे की ब्रेक लगा लें, कोई 1 सवा 1 बजे के करीब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी उससे पहले, ठीक है। वो बाकी मैं दूसरी क्लास में शेयर करूँगा जी। सीआर की तो आपका लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से नहीं आ पाता तो वो यूट्यूब पे इसको देख सकता है, ठीक है जी। अच्छा, आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, चैप्टर सस्टेनेबिलिटी का। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आज हम एक करेंगे, बाकी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। कल के लेक्चर में आपको इसका जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है लेटेस्ट, वो मैं डिस्कस कराऊंगा, या कंप्लीट पास्ट पेपर हम प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस कर लें, इसका कंप्लीट पास्ट पेपर में डिस्कशन कर लें इस क्वेश्चन की, ओके ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया, पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। पेस्टल एनालिसिस आईकैप के बुक के चैप्टर के लिहाज से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में है, और चैप्टर 3 में इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर यानी ऑफिशियली 3 चैप्टर्स में है, लेकिन याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि केस स्टडी टेस्ट करता है तो केस स्टडी एक ही तरह की है। वो क्या है, आपको किसी कंपनी और कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बेसिकली किसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और आपसे कहता है इसका पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस कंट्री में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या प्लस पॉइंट क्या है, क्या माइनस पॉइंट है, हमने से कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करना है पेस्टल एनालिसिस। इससे पहले हमने कोई क्लास में पेस्टल एनालिसिस का क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन स्वॉट एनालिसिस का किया हुआ है। हर क्वेश्चन याद रखें, वो जो स्वॉट एनालिसिस का है ना, वो पेस्टल एनालिसिस से भी सॉल्व हो सकता है, सिर्फ एनालिसिस करने का तरीकाकार फर्क है। इसलिए आप देखेंगे आईक्यू भी क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक का तो सेम इंफॉर्मेशन देता है। रिक्वायरमेंट ए में अमूमी तौर पे कहता है पेस्टल एनालिसिस के जरिए से आप इसको सॉल्व करें, और रिक्वायरमेंट बी में कहता है इसको स्वॉट एनालिसिस के जरिए से सॉल्व करें, ठीक है। तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एनालाइज करने का तरीकाकार फर्क है, बाकी उसके स्टाइल में गिवन इंफॉर्मेशन में उसको एनालाइज पिक कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ड्राफ्टिंग कैसे होगी, वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह हम पेस्टल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। आज हमारे सस्टेनेबिलिटी का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्लियर, और एक्सपेक्टेड है कि संडे को हमारी लास्ट क्लास होगी, कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उम्मीद है कि लास्ट ही होगी, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अगर आप कंफर्टेबल हुए पेस्टल एनालिसिस केस स्टडी के साथ तो लास्ट, वरना फिर एक क्लास हम मंडे को भी रख लेंगे पेस्टल की प्रैक्टिस के लिए। कल हमने सीखा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में, जब सस्टेनेबिलिटी में हम 3 पिलर्स में डिवाइड करते हैं सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट को। ये 3 पिलर कौन कौन से थे? ये था इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, ठीक है। आज समझ लीजिए इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। आज जो कंसेप्ट है वो है ESG फ्रेमवर्क। क्या है ESG फ्रेमवर्क, क्या है कंसेप्ट पहले सुन लीजिए। देखिए हमें ये पता चल गया हमने सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो 3 एरियाज में काम करना है, एग्रीड। सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो क्या करना है, 3 एरियाज में काम करना है। हर एरिया में क्या इश्यूज होते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़े, और इन इश्यू को रिजॉल्व कैसे कर सकता है ये हमने पढ़ा है। ऐसा ही है, कल के लेक्चर की हमारी लर्निंग क्या थी? कल के लेक्चर में कि हमने 3 पिलर्स स्टडी किए, हर पिलर में क्या इशू फेस करते हैं हम, और इन इश्यूज को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन मेरा सिंपल ये है कि हमने पिलर्स पढ़ लिए, हर पिलर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी पढ़ लिए, एग्रीड। 3 पिलर स्टडी किए, हर पिलर को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो भी स्टडी किए। अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट ये 3 लेवल पे अप्लाई होता है, ठीक है, कंपनी लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, और फिर उसके बाद कंट्री लेवल पे। यानी सस्टेनेबिलिटी में हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं। एक ये एनालिसिस, ये माइक्रो समझे, माइक्रो लेवल का एनालिसिस है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा कि क्या ये इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ये हमारा नेक्स्ट लेवल है।
इसको नाम दिया उसने मेसो लेवल, और फिर उसके बाद मैक्रो लेवल, माइक्रो, मेसो और मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल क्या है? क्या कोई स्पेसिफिक कंट्री सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं, इंप्रूव कर रही है कि नहीं अपने आप को। यानी कंपनी माइक्रो लेवल एनालिसिस क्या, सस्टेनेबिलिटी को तीन तरह से, तीन लेवल पे एनालाइज किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी को किन लेवल पे? माइक्रो, मेसो और मैक्रो। माइक्रो क्या है? कंपनी लेवल। मेसो क्या है? इंडस्ट्री लेवल, उससे ब्रॉड। और मैक्रो क्या है? कंट्री लेवल। ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्री सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है। अगर क्वेश्चन हम ये एनालाइज करें, भाई को दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं या ग्लोबली क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ये हमारा कौन सा एनालिसिस होगा? मैक्रो। अगर हम देखें पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करती हैं, ये मेसो लेवल। और अगर हम देखें कौन कौन सी कंपनीज है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, माइक्रो। अच्छा, ये कंसेप्ट सिखाने के बाद वो आपको ये बता रहा है कि आगे हम जो एनालिसिस करेंगे ना वो कंपनी लेवल का करेंगे। ठीक है, एनालिसिस जो हमने करना है कंपनी लेवल का करना है। जाहिर है जो कंपनीज है वो कंबाइन होंगी, इंडस्ट्री एनालिसिस होगा, इंडस्ट्रीज कंबाइन होगी तो वो कंट्री लेवल होगा, मैक्रो लेवल होगा। तो हमने एनालिसिस कौन सा करना है? कंपनी लेवल पे। एग्रीड? अच्छा, अब सवाल मेरा सिंपल है, भाई ये जो फैक्टर्स हैं जिन पे सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है, ये फैक्टर्स हर साल चेंज होंगे? कभी फैक्टर्स जो पिछले साल है उन फैक्टर्स को हमने सस्टेनेबिलिटी को अगर मेजर करना है, उन्हीं प्रैक्टिसेस को हम फैक्टर्स को इस साल भी कंसीडर करेंगे, उन्हीं फैक्टर्स को अगले साल भी कंसीडर करेंगे। क्या फैक्टर्स जो हैं क्राइटेरिया तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे ये सेम रहेंगे। पोल्यूशन है, हर साल हम पोल्यूशन को जो है वो मेजर करेंगे। डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, हर साल मेजरमेंट होगी। अच्छा, सवाल ये है कि अगर हमने ये एनालाइज करना हो, अब ये कंसेप्ट पहले देखिए, ये सवाल में कंसेप्ट बिल्ड होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट की बेस बन गई। क्वेश्चन ये है, क्या हमें मेजर करना चाहिए कि हर साल किसी कंपनी की परफॉर्मेंस सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स्ट में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं सर? भाई किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए टूल्स इजाद हुए हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स, पैरामीटर, केपीआई कह लें उसको, इजाद। बिल्कुल, जैसे क्या? नेट प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये सारे डिफरेंट मेजर्स हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। एग्रीड? सवाल मेरा सिंपल, क्या कुछ ऐसे मेजर्स भी होने चाहिए, ऐसे केपीआईज भी होने चाहिए जो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें? होने चाहिए। बस इसी मकसद के लिए ये टॉपिक आया है जिसे कहते हैं ईएसजी फ्रेमवर्क। ईएसजी फ्रेमवर्क क्या है? कल हमने जो कंसेप्ट स्टडी किए थे कि किसी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी इन फैक्टर्स में डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स में परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये है ईएसजी फ्रेमवर्क। ईएसजी फ्रेमवर्क किस चीज का नाम है? किसी कंपनी की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मेजर करने का नाम है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कैसे करते हैं? उसकी ग्रेड बुक से, रिजल्ट कार्ड से, टेस्ट की परफॉर्मेंस, हर टेस्ट में वो कितने मार्क्स ले रहा है, जिससे पता चल जाएगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या कि खराब हो रही है। उसी तरीके से क्वेश्चन ये, जिस तरीके से आप कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी मेजर करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, पक्का। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे जो स्टैंडर्ड में नहीं है लेकिन प्रैक्टिस में जो है वो यूज़ की जाती हैं, जैसे रेशोज वगैरह है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तो इतना काम किया गया है और बहुत से टूल्स, केपीआईज अवेलेबल हैं जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं ये कंपनी फाइनेंशियली इस कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रही है। क्या सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। ठीक है, अब होगा क्या? कंसेप्ट बिल्ड हो गया, समझ आ गया। अब होगा क्या? फैक्टर्स में वही आपके सामने रखूंगा जो कल पढ़े। आपने सिर्फ एक चीज सोचनी है,
हाउ टू मेजर दिस, सिर्फ एक चीज, क्या, हाउ टू मेजर, इसको मेजर कैसे करेंगे, एक ये, और फिर ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा मुश्किल, और उसके बाद अगला भी आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन, वो क्या कि हायर फिगर बेहतर होगी कि लोअर फिगर, ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, और जो जवाब आएगा हायर वाली फिगर बेहतर होगी कि, भाई बात समझ आ गई आपको, बाकी सारा वो थ्योरेटिकली आपको आगे लेके चल रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसने बताया सस्टेनेबिलिटी मेजरमेंट के लेवल कितने हैं, 3, आप उसको ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे मेजर कर सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे मेजर कर सकते हैं, और कंपनी लेवल पे मेजर कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि भाईजान जब आप सस्टेनेबिलिटी को मेजर करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिफाइबल फैक्टर्स को कंसीडर करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो कितना इमिट कर रहे हैं आप, ये क्वांटिफाइबल है, एनर्जी कितनी यूज की, रॉ मटेरियल कितना वेस्ट किया केजीज में जब उसको बताएंगे, ये क्या है, उसकी क्वांटिफाइबल मेजरमेंट, टोटल वाटर कंजम्पशन कितनी है, इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये क्या है, क्वांटिफाइबल के साथ साथ आप कह रहे हैं क्वालिटेटिव डाटा को भी यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो ज्यादातर बेस करिए क्वांटिटेटिव के ऊपर, तो आपने जो सोचना है, जब मैं आपके सामने डिफरेंट फैक्टर्स दूंगा तो आपने क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वरना सस्टेनेबिलिटी में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव, जैसे किसी कंट्री में लोग कितना खुश रहते हैं, आप इसको, क्या ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में रेलिवेंट फैक्टर आपके ख्याल में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये क्वांटिफाइबल नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। तो कुछ फैक्टर जो है वो क्वांटिटी, सस्टेनेबिलिटी की जब आप मेजरमेंट करेंगे, कुछ फैक्टर्स इसमें क्वांटिटेटिव होंगे और कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, क्वालिटेटिव। कौन से फैक्टर्स बेहतर है, हम अकाउंटेंट है तो हमें लगता है क्वांटिटेटिव बेहतर है, लेकिन कहता है ये वेरी करता है, ज्यादातर क्वांटिटेटिव, मिक्स अप्रोच रखनी है, ज्यादातर क्वांटिटेटिव लेकिन कुछ जगहों पे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी बेहतर है, ठीक है, जैसे लोगों की हेल्थ जो है, ठीक है, वो कैसी है, ठीक है, अगर हमने ये देखना है कि पोल्यूशन का लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है, इसमें क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया भी हो सकता है और क्वालिटेटिव क्राइटेरिया भी, क्वांटिटेटिव भी, क्वालिटेटिव मतलब क्या, हेल्थ कैसी है उनकी, फिटनेस कैसी है उनकी, ठीक है, ये है हमारा क्वालिटी, और एवरेज बिल क्या है उनका हॉस्पिटल का, मतलब उस कंट्री में या उस सेक्टर में एवरेज एक्सपेंस कितने, या लोगों की एज कितनी है, ये कौन से वाला होगा, क्वांटिफाइबल। तो सस्टेनेबिलिटी के मेजरमेंट के लिए क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी यूज किया जा सकता है, क्वालिटेटिव भी यूज किया जा सकता है, बेहतर कौन सा है, तो बेहतर जो रेलिवेंट हो, दोनों बेहतर है, ठीक है, हमें कम्प्रिहेंसिव अप्रोच में दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन जो याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैक्टर देगा वो मोस्ट प्रोबेबली कौन से वाले होंगे, क्वांटिटेटिव, ऑलमोस्ट सारे क्वांटिटेटिव, इक्का दुक्का कोई क्वालिटेटिव हुआ तो हुआ, वरना सारे क्वांटिटेटिव होंगे। रीजंस क्या है, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस, रीजन क्या है, पहले ये सुन लें क्यों क्रॉस करा रहा हूं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को मेजर क्यों कर रहे हो भैया, कह रहा सिखाओ बाद में, पहले ये बताओ ये काम क्यों करें, हम क्या कर रहे हैं, कल हमने सस्टेनेबिलिटी को पढ़ा था क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आज सिर्फ एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, कहता क्यों कर रहे हो, बताओ क्यों कर रहे हो, ताकि अपनी सस्टेनेबल हम मेजर कर सके कंपनी अपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, कितना को अचीव कर लिया, पिछले साल वेस्टेज अगर फर्ज कीजिए 20% थी, इस दफा 10% हुई है कि 15% के 5%। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, भाई स्टेक होल्डर को पता चले, उन तक उनका हक है कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, फाइनेंशियल भी और ये हमारी सस्टेनेबिलिटी की भी, बैलेंस ट्रेड ऑफ, यानी हमने बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बड़े डिसीजन कर रहे होंगे उसमें फाइनेंशियल गेन को सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड ऑफ करना है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें कुछ थोड़ा लेस जो समझे फाइनेंशियली बेनिफिशियल ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, सस्टेनेबिलिटी की कॉस्ट होगी ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करना मकसद है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में कंपनी का इमेज इम्प्रूव होगा, लॉयल्टी कस्टमर्स की बढ़ेगी, गुडविल कंपनी की बढ़ेगी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन से, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये हमने
नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव वो आगे भी बता रहा है। दोनों में कंपेयर करेंगे, लगभग सेम बातें करेगा, लेकिन ये ज्यादा जो नीचे उसने बताया है ये ज्यादा स्पेसिफिक है। रोल ऑफ ईएसजी फ्रेमवर्क। ईएसजी फ्रेमवर्क क्या करता है भला? ईएसजी फ्रेमवर्क आपकी सस्टेनेबिलिटी को मेजर करता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ईएसजी फ्रेमवर्क क्या करता है? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भाई इसका मकसद भी वही है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जो है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए से या एनुअल रिपोर्ट के जरिए से सस्टेनेबल मेजरमेंट शेयर करेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होगी। जब लोगों को पता चलेगा कि कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, लॉयल्टी इंक्रीज होगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, और रिस्क मैनेजमेंट यानी हम कहीं इन्वायरमेंटल रिस्क जो है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आसान। कहीं ऐसा तो नहीं लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन कर रहे हो, ये रिस्क है, ठीक है। तो अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है कहीं पे, वो सामने आ जाएगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं, रोल ऑफ ईएसजी फ्रेमवर्क, इसका मतलब और जो ऊपर हमने पढ़ा पर्पसेस, वो सेम है। दोनों में से किसी एक को याद कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली कवर हो जाए। और जब आप थोड़ा ज्यादा सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों फैक्टर सेम ही है। रोल ऑफ ईएसजी फ्रेमवर्क, क्या रीजंस हैं कंपनी क्यों ईएसजी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर रही है? भाई मेजर करने के लिए। ये ईएसजी फ्रेम यानी मेजरमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को मेजर क्यों कर रही है? इस सवाल का मतलब क्या हुआ? 5 रीजंस कंपनी अडॉप्ट ईएसजी फ्रेमवर्क। क्या मतलब? कंपनी ईएसजी फ्रेमवर्क को क्यों अडॉप्ट कर रही है? ईएसजी फ्रेमवर्क किस चीज का नाम है? सस्टेनेबिलिटी के मेजरमेंट का। यही मुख्त दूसरे अल्फाज के साथ ईएसजी का नाम यूज नहीं किया, लेकिन पर्पस यही बताया कि बताओ क्यों कंपनी सस्टेनेबिलिटी को मेजर कर रही है। 5 रीजंस। तो हेडिंग थोड़ी सी चेंज होगी। आप करें क्या, आप ये हेडिंग भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, आपको जो हेडिंग जहां पे इजी लगती है कंबाइन कर लें। यानी ये दोनों टॉपिक आपके सेम कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। डन? पता चल गया हमें ईएसजी। अच्छा, ईएसजी फ्रेमवर्क क्या है भला? 3 पिलर। मैं स्टेटमेंट देने लगा, आपने उसे ट्रू और फॉल्स करना है। 3 पिलर्स फ्रेमवर्क जो हमने कल स्टडी किया और ईएसजी फ्रेमवर्क एक ही चीज है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फोकस एक ही है। ईएसजी जो 3 पिलर्स है वो हमें क्या बताता है कि पिलर्स कितने हैं और हर पिलर में इश्यूज क्या है, उन इश्यूज को एड्रेस कैसे करना है। इश्यूज क्या है, उनको एड्रेस कैसे करना है, ये है 3 पिलर्स। ईएसजी फ्रेमवर्क क्या बताता है? मेजर कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है, ये नहीं। इश्यू सेम होंगे वही, लेकिन ईएसजी फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है? मेजरमेंट, फोकस मेजरमेंट पे है। और 3 पिलर्स का फोकस किस पे था? इसको रिजॉल्व कैसे करना है। भाई फर्क समझ आ रहा है? हाँ, और एक फर्क और भी है 3 पिलर्स में और ईएसजी में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉमन है, सोशल कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है ईएसजी फ्रेमवर्क में एलिमेंट, वो कौन सा है? गवर्नेंस। और 3 पिलर्स में तीसरा कौन सा था एलिमेंट? इकोनॉमी। क्लियर? वो एक पिलर का भी फर्क है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? मेजरमेंट। ईएसजी फ्रेमवर्क उन्हीं फैक्टर्स को मेजर करता है और 3 पिलर्स उन्हीं फैक्टर्स का इलाज बताते हैं कैसे करना है। डन जी? अब होगा क्या, ईएसजी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ होंगे फैक्टर्स हमारे एनवायरमेंटल, कुछ होंगे सोशल और कुछ होंगे गवर्नेंस। हर एक के अंदर मैंने आपको बताना है फैक्टर क्या है, आप बताएंगे उसे मेजर कैसे करना। ठीक है जी? चलिए अब आप ऐसा कीजिए कि एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी या रॉ मटेरियल यूजेज, ये एक एनवायरमेंटल है, क्योंकि अगर वेस्टेज होगी तो एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसको कैसे मेजर किया जा सकता है कि आप रॉ मटेरियल 1 यूनिट पे कितने % रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। वो जैसे वो एक क्वेश्चन हमने किया था फाइनेंस में, याद आया?
पैक पिछले साल 1 यूनिट पे 49 kg लगता था और इस साल 47.5 kg लगता है। तो बताइए क्या इन्वायरमेंट गुड प्रैक्टिस, कंपनी इंप्रूव हुई या बैड? इंप्रूव, क्योंकि उसने अपनी वेस्टेज कम कर दी, वो 5% से शायद 3% पे आ गई थी जितना। यूजेज पर यूनिट आउट, और फिर रॉ मटेरियल में और क्या, कितने परसेंट आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से है और कितने परसेंट नॉन रिन्यूएबल? कौन से वाला बेहतर है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कितने परसेंट रिसाइकिल कर रहे हैं? जितनी रिसाइकलिंग है उतना गुड के बैड? गुड। सप्लाई चेन माइल्स का मतलब आप जब रॉ मटेरियल मंगवाते हैं कितनी दूर से मंगवाते हैं सप्लायर से, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना बैड है, क्योंकि उतना पोल्यूशन बढ़ेगी। प्रोडक्ट रिसाइकलिंग रेट, कितने परसेंट प्रोडक्ट्स आपकी रिसाइकिल होती हैं? कितना मटेरियल रिसाइकिल करते हैं? भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी इस्तेमाल हुआ, क्या पानी को गिरा देते हैं कि उसे रिसाइकलिंग करते हैं? क्या रिसाइकलिंग करते हैं? ठीक है। ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, आपका क्या हाल है? वहां पे वाटर की सप्लाई होती है कोई उधर? कोई ट्यूबवेल लगाया होता है उन्होंने? वहां क्या होता है? रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग जितनी ज्यादा होगी गुड या बैड? गुड, शाबाश। फिर इसके बाद एनर्जी कंजम्पशन, टोटल कितनी कंजम्पशन एनर्जी की यूज कर रहे हैं? हायर कंजम्पशन, गुड के बैड? बैड। प्राइमरी सोर्स क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी क्रिएट करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल क्या? जैसे पेट्रोल, जैसे गैस, ठीक है, कोयला, नॉन। इससे अगर एनर्जी प्रोड्यूस करें गुड या बैड? बैड। और अगर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, गुड। एनर्जी इंटेंसिटी, एक यूनिट में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? वही जैसे ऊपर रॉ मटेरियल में पढ़ा था ना, एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, तो वही कंसेप्ट क्या है अब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कितने बिजली के कितने यूनिट से एक यूनिट बनाने पे, यानी हमारा एक जो प्रोडक्ट का यूनिट है उसको बनाने पे बिजली के कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं? एनर्जी सेव फ्रॉम, एनर्जी कितनी सेव हुई? ठीक है, ये क्या देखें, इससे मेजरमेंट हो रही है इन फैक्टर्स की। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसे मेजर करेंगे? कितने एक्शंस कंपनी के खिलाफ लिए गए, कंप्लेंट्स कितनी लॉन्च हुई हैं, नंबर ऑफ एक्शंस अगेंस्ट कंपनी, ये हमारा मेजरमेंट का यूनिट होगा। एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है? क्या कंपनी ने कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी पब्लिश की है? ठीक है, कितनी दफा पब्लिश की है एनवायरमेंटल पॉलिसीज, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। वाटर मैनेजमेंट, कितना वाटर कंज्यूम किया, कितना रिसाइकल या रीयूज किया। एमिशंस, टॉक्सिक एमिशंस कितनी है किलोग्राम में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना वहां प्रोड्यूस किया, और इसी तरह जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कितनी एमिट की गई। जितनी गैसेज ज्यादा एमिट की गई वो क्या है? बैड। कार्बन फुटप्रिंट्स, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कितनी जनरेट हुई और वेस्ट प्रोडक्शन रेट कितना है, यानी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे कितनी वेस्ट जनरेट हुई। हाई है अगर ये यूनिट तो गुड होगा या बैड होगा? बैड होगा, इसका मतलब वेस्टेज ज्यादा है। रिसाइकलिंग कैसे की गई? ठीक है, रिसाइकलिंग बाय टाइप, बाय वेट, डिस्पोजल मेथड फॉर 30 टन रिसाइकिल, 15 टन सेंड टू लैंडफिल, 5 टन बर्न, यानी रिसाइकलिंग कैसे की? अगर मुझे बताइए जो वेस्ट है रिसाइकिल कर रही है कंपनी, गुड, और अगर उसको जला रही है, बैड। ठीक है, अच्छा अगर वो किसी जगह गड्ढे में दबा देती है, वो भी बैड, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट। और अगर वो दरिया में, नहर में फेंक देती है, वो भी बैड। तो ये हमारे फैक्टर्स केपीआईज, एनवायरमेंटल केपीआईज। आपने नोट किया, वो आपको क्या बता रहा है केपीआई क्या? ये केपीआई वही है कल वाले हैं, नया केपीआई कोई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, नया फैक्टर कोई नहीं है। आज सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो कौन सा है? उनकी मेजरमेंट कैसे होगी, कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई फैक्टर्स दे के दो चीजें, नंबर 1 बताओ ईएसजी फ्रेमवर्क में ये एनवायरमेंटल में है, सोशल में के गवर्नेंस में, तो बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम हो रही थी, आज का क्विज भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा था। क्लासिफिकेशन के बाद क्या ये भी बता सकते हैं हम उसको मेजर कैसे करेंगे?
पक्का? ओके। सोशल केपीआईज, सोशल केपीआईज क्या हो सकते हैं? फुल टाइम एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है। एट्रिशन रेट, एट्रिशन रेट फुल टाइम एम्प्लॉय ज्यादा होना बेहतर है या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज आपके ख्याल में? फुल टाइम, एक कंपनी जो है वो फुल टाइम कैरियर प्लान कर रही है एम्प्लॉइज का, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, और एक कंपनी ऐसी है जो कि पार्ट टाइम, पार्ट टाइम में जाहिर है वो बंदा टेंशन में रहेगा, किसी भी वक्त जो है वो जॉब से निकाला जा सकता है। बेनिफिट्स, टोटल बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं एम्प्लॉइज को, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स जो है वो हो सकता है एक इकोनॉमिक फैक्टर में आप क्लासिफाई करते, अगर हम कल ये क्वेश्चन कर रहे होते 3 पिलर्स की बात करते, लेकिन आपको पता है पिलर्स में और यासी फ्रेमवर्क में फर्क है, वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर था, यहाँ पे गवर्नेंस फैक्टर है। तो जो एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या दिए जा सकते हैं एम्प्लॉइज को? वेजेस और बोनसेस और अलाउंसेस वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये क्या होगा हमारा? नहीं, कौन से वाले फैक्टर्स हैं? सोशल फैक्टर्स। जितने ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे एम्प्लॉइज को, गुड है, इसका मतलब है कंपनी सस्टेनेबिलिटी में इंप्रूव कर रही है अपने आप को। एट्रिशन, एट्रिशन रेट का मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, टर्नओवर रेट ज्यादा होना, ज्यादा एम्प्लॉइज का जाना, बैड। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉइज की, कैसे मेजर करेंगे कि एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं? मेजर कैसे करेंगे भाई? ट्रेनिंग ज्यादा होना मुझे पता है अच्छी बात है, आप मेजर कैसे करेंगे कि पिछले साल ट्रेनिंग ज्यादा हुई थी कि इस साल? ट्रेनिंग और से ट्रेनिंग बजट कितना एक्सपेंस आउट किया गया, और ये जो टर्नओवर रेट है एम्प्लॉइज का, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉइज। हेल्थ केयर बेनिफिट्स कितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं? हेल्थ केयर बेनिफिट्स गुड थिंग है, सोशल है, कैसे मेजर करेंगे कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? कितने लोग कवर हो रहे हैं फॉर एग्जांपल मेडिकल इंश्योरेंस से, बजट कितना है, पर एम्प्लॉय कितनी एक्चुअल कॉस्ट इनकर की गई। ये डिफरेंट मेजर्स हैं हेल्थ केयर बेनिफिट्स को मेजर करने के लिए। क्या कंपनी ने पब्लिश किया हेल्थ केयर पॉलिसी को, ठीक है। ये पब्लिश करने से बेहतर है कि हम इस तरीके से मेजर करें कि उनके ऊपर एक्सपेंस आउट कितना किया गया, कितने लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की गई मेडिकल इंश्योरेंस की। ह्यूमन राइट्स पॉलिसी, डज द कंपनी पब्लिश फॉलो ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज से बेहतर है, ये तो जनरल बात कराइए, उससे ज्यादा स्पेसिफिक वायलेशंस नोट कर ले, ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन, कितनी कंप्लेंट्स हैं जो कि कंपनी को फाइल की गई पिछले साल में, इस साल में कितनी कंप्लेंट्स हैं। क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो केसेस होंगे इनसे मेजरमेंट हो सकती है परफॉर्मेंस की कि कंपनी ह्यूमन राइट्स को कितना कंप्लाई कर रही है। चाइल्ड एंड फोर्स लेबर कैसे मेजर करेंगे? हाँ, एज कितनी है, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो अंडर एज है, इस रेशियो से पता। देखें मकसद क्या है, मकसद है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करने के लिए टूल कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको रेलिवेंट लगे उस सिचुएशन में। जेंडर, क्या फीमेल्स को वर्क प्लेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, या कि कुछ टॉप लेवल की पोजीशंस हैं उनमें फीमेल्स को कंसीडर नहीं किया जाता। जेंडर पैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ फीमेल्स वर्क, बल्कि नंबर की बजाय परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एट वर्क, ठीक है। इससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या जेंडर पैरिटी है, इक्वालिटी है या नहीं। कम्युनिटी एंड सोशल वर्क कैसे मेजर करेंगे? कितने पैसे हो, कितने नंबर ऑफ स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, या कितना बजट दिया इनको, ठीक है, कितने दरख्त लगाए कंपनी ने, यह है कम्युनिटी एंड सोशल वर्क। लोकल प्रिक्योरमेंट, लोकल सप्लायर से कितना खरीद रहे हैं, इंपोर्ट या डिस्टेंट सप्लायर से कितनी बाइंग कर रहे हैं। लोकल सप्लायर से जितने अब ये कैसे पता चलेगा? परसेंटेज टोटल परचेज जो है वो, और जो लोकल परचेज है जो लोकल सप्लायर से है उसकी रेशियो कैलकुलेट कर लें, लोकल परचेज डिवाइड बाय टोटल परचेज, आपको पता चल जाएगा। लोकल प्रिक्योरमेंट करना गुड या बैड? गुड, ये इंप्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है ये इंप्रूव हो रहा है। वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस तो सेफ टू वर्क है कि नहीं जगह फैक्ट्री, कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ एक्सीडेंट से, क्या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से,
इंस्पेक्शन से कंफर्म नहीं होगा, एक्सीडेंट से इंस्पेक्शन तो जितना मर्जी कर लें, इंस्पेक्शन से थोड़ी पता चलेगा कि ठीक काम करें। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट से पता चलेगा। ये कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में सेफ्टी स्कोर क्या दिया गया है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट से अंदाजा होगा। एक्सीडेंट ज्यादा हो, गुड या बैड? बैड। एम्प्लॉयज हेल्थ, एम्प्लॉयज की हेल्थ कैसी है, सेहत के बारे में कॉन्शियस है कि नहीं? कितने सिक लीव ले, जितनी लीव ज्यादा ली एम्प्लॉयज ने वो नेगेटिव है। गवर्नेंस केपीआईज, गवर्नेंस का मतलब क्या है कि क्या कंपनी के अंदर जो एक कंपनी चलाने का निज़ाम है वो कितना बेहतर है, क्या इंडस्ट्री की या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा कंपनी को चलाने के लिए। जेंडर डाइवर्सिटी ऑन बोर्ड, अच्छा यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी बोर्ड लेवल, क्योंकि गवर्नेंस बोर्ड टॉप लेवल की बात कर रहा है। जेंडर डाइवर्सिटी या जेंडर पैरिटी पहले था फैक्टर, लेकिन वो क्या था, वो जनरल था कि वर्क प्लेस पे फीमेल्स की तादाद कितनी है। ये जेंडर डाइवर्सिटी ऑन बोर्ड है, इसमें फोकस किसके ऊपर है? बोर्ड के ऊपर। तो जितनी फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी बोर्ड में, गुड थिंग या बैड थिंग? ये कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज, सिंपल। या नंबर ऑफ फीमेल्स बोर्ड पे कितने हैं। बोर्ड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं? आपने शायद पढ़ा होगा लॉ में कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और इंडिपेंडेंट। कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ डायरेक्टर होते हैं आउटसाइडर्स होते हैं। आउटसाइडर डायरेक्टर होना गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज को रिव्यू करते हैं। तो कैसे पता चलेगा बोर्ड इंडिपेंडेंस है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। परसेंटेज हमेशा बेहतर होता है नंबर से, आपको पता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या सीईओ चेयरमैन ऑफ बोर्ड एक ही बंदा है या कि डिफरेंट पर्सन है? क्या होना चाहिए? डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक दूसरे के ऊपर नजर रख सके कि एक बंदा दूसरे का काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एक ही पर्सन मल्टीपल पोजीशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है टू मच पावर उसके पास है, उसको कोई ओवरसी करने वाला नहीं है। वोटिंग रिजल्ट्स, क्या वोटिंग जो है वो पब्लिश की जाती है? वोटिंग रिजल्ट्स, जब कभी भी वोटिंग होती है कंपनी के इंटरनल मैटर्स में, अगर वोटिंग की जा रही है तो इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर वोटिंग नहीं की जाती, सिर्फ ये बता दिया जाता है कि कौन जीता, कौन किसके कितने वोट्स आए, ये नहीं बता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है सर। जेंडर पे रेशो के एवरेज मेल की सैलरी कितनी होती है और उसी पोस्ट के ऊपर जो एवरेज फीमेल है उनकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि कुछ कंपनी में उम्मीद तौर पर ट्रेंड होता है कि फीमेल्स को जो रेम्युनरेशन है कंपैरेटिवली कम ऑफर करते हैं। इंसेंटिवाइज पे, क्या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को? अच्छा, कौन से इंसेंटिव? अगर तो इंसेंटिव ये दिया जा रहा है कि आपने सर्टेन प्रॉफिट को अचीव किया तो आपको बोनस मिलेगा, ये नेगेटिव है। और अगर आपने ये इंसेंटिव दिया कि अगर ईएसजी फ्रेमवर्क में इंप्रूवमेंट हुई फिर आपको बोनस दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वजह से ऐसी फ्रेमवर्क में इंप्रूवमेंट होगी। बिजनेस एथिक्स कोड, एथिक्स को पब्लिश किया जा रहा है, रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं। कितनी कंप्लेंट्स है अनएथिकल प्रैक्टिसेस की विद इन द कंपनी। सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट, अगेन वही, सप्लायर के साथ कोड ऑफ कंडक्ट या रिक्वायरमेंट्स पब्लिश की गई हैं, शेयर की गई हैं। ब्राइबरी करप्शन केसेस कंपनी के अंदर कंप्लेंट्स हैं या इश्यूज, फ्रॉड के केसेस सामने आए ऐसे जिनमें लोगों ने रिश्वत ली हो, फ्रॉड किया हो। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या कि बोर्ड की कंपोजिशन क्या है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रॉपर कमेटीज को बनाया गया है और वो बिजनेस को सुपरवाइज कर रही है कि नहीं कर रही। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पार्टिसिपेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे बताइए, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ ईयर, कौन सा फैक्टर होगा ईएसजी फ्रेमवर्क में? गवर्नेंस। मेजर कैसे करता है? नंबर ऑफ मीटिंग्स, और उसमें पार्टिसिपेशन कितने डायरेक्टर्स ने की है। क्या ये नंबर भी रेलिवेंट है मेजर करने के लिए कि गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही? नंबर ऑफ मीटिंग्स पिछले साल की निस्बत ज्यादा है, क्लियर? तो अच्छा मुझे ये बताइए बैंड में, ये कंप्लीट हो गया कंसेप्ट। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? 3 पिलर्स, और 3 पिलर
क्या सीखा, हर पिलर को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। आज क्या सीखा, ESG फ्रेमवर्क, इसमें क्या सीखा, हर में कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और इनको मेजर कैसे कर सकते हैं। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ दो हैं। नंबर 1, क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन दी जाए ये ESG फ्रेमवर्क में किस फैक्टर से रिलेट, किस कैटेगरी से रिलेट करते हैं और उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे ये भी बता सकते हैं। छोटा सा ICAP का क्वेश्चन हो जाए, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। शाबाश। अब जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट से भी पहले, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप घर से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कम से कम मैं चाह रहा हूं कि हम प्रैक्टिस कर लें। भाई इसमें क्या क्या कह रहा है, हाँ, क्लासिफाई अबव KPIs इनटू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंपोनेंट्स। अच्छा, पता है क्या, ये कंसेप्ट दो तरह से वो आपसे पूछ सकता है। नंबर 1, आपको KPI बताएगा और क्या कहेगा, मेजरमेंट कैसे होगी बताओ, और दूसरा मेजरमेंट बताएगा, क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। दोनों तरह से तैयार है। आपको कोई फैक्टर बता दिया जाए, पूछा जाए कैसे मेजर करोगे, इसका KPI क्या है, बता देंगे। और अगर कोई KPI बता दिया जाए और पूछा जाए ये कौन सा फैक्टर है, वो भी बता देंगे। अच्छा चले अभी टेस्ट कर लेते हैं। क्लासिफाई अबव KPIs इनटू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंपोनेंट्स ऑफ ESG फ्रेमवर्क। पहला, टोटल नंबर ऑफ वाटर कंज्यूम्ड। भैया आप कह रहे थे प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन में, बताएं कौन से वाला है। अच्छा, इसमें ESG फ्रेमवर्क उसने बोला है 3 पिलर में क्लासिफिकेशन ना कर दीजिएगा, इकोनॉमिक में क्लासिफिकेशन नहीं करनी, गलत हो जाएगा। एनवायरमेंटल पक्का, चले लिखे, घर जाके कंपेयर कीजिएगा कितने आपके ठीक हुए। इसके साथ लिख ले हल्का सा E। परसेंटेज ऑफ बोर्ड सीट्स टेकन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, शाबाश। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन कम्युनिटी एंड सोशल वर्क, सोशल, शाबाश। परसेंटेज ऑफ एनर्जी यूज्ड फ्रॉम न्यूएबल, एनवायरमेंटल, गुड। टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग, number of health and safety incidents, okay. Percentage of women in workplace including women, social. Carbon footprint of company in metric tons of carbon dioxide emissions, environment. Percentage of procurement from local supplier, number of employees sick days taken during the year, okay. और ratio of median male salary, ये इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, सैलरी। ESG फ्रेमवर्क तो इकोनॉमिक फैक्टर होता ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल। टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, परसेंटेज ऑफ रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल, पब्लिश पॉलिसी ऑन एंटी करप्शन कोड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड, ठीक है। तो क्या है, क्लासिफिकेशन और उसके मेजरमेंट्स। क्लियर। आज का लेक्चर के मुश्किल तो नहीं था, कल वाला जो है ना वो थोड़ा सा जरा याद करने वाला था, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हम पेस्टल एनालिसिस जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि संडे को हमारी जो बड़ी वाली क्लास होगी लगभग 3 घंटे की, बड़ी से हमारा 3 घंटे की, ठीक है। अकाउंटिंग में तो इतनी नॉर्मल क्लास होती है ना, हाँ हमारी बड़ी क्लास होती है, वो लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। डायरेक्टर्स की नंबर ऑफ मीटिंग सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से ज्यादा होना गुड थिंग है। इसका मतलब यह है कि गवर्नेंस सिस्टम इम्प्रूव्ड है, गवर्नर ज्यादा निगरानी कर रहे हैं, जो 2 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस के। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।